welcome back to our channel Fight for Your Dreams. So let's fight with me. I am Amandeep. तो as you know वैदिक काल हम कवर कर रहे हैं, तो आज हम उत्तर वैदिक समाज को समझेंगे. ठीक है, कल हमने ऋग वैदिक समाज को अच्छे से समझ लिया था. आई होप आपको वो समझ आ गया होगा. ठीक है, तो उसी तरीके से आज समझेंगे उत्तर वैदिक समाज. और इस वीडियो का पीडीएफ फाइल आपको पिन कमेंट के अंदर जो लिंक दिया है वहाँ से मिल जाएगा. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. उत्तर वैदिक काल में कबीलाई संरचना में दरार उत्पन्न हो गई थी. तो जैसा कि हम जानते हैं कि उत्तर वैदिक काल के अंदर क्या बनने लग गए थे, राज्यों की स्थापना होने लग गई थी. ठीक है, तो राज्यों की स्थापना के क्या आने लग गए थे, गुण आने लग गए थे उत्तर वैदिक समाज काल के अंदर, है ना. तो कबीलाई संरचना क्या होने लगेगी, टूटने लगेगी. इस काल में आर्यों के द्वारा स्थायी जीवन शैली अपनाई जाने लगी थी. अब लोग कैसे रहने लग गए थे, स्थायी जीवन जीने लग गए थे, जबकि ऋग्वेदिक के अंदर ऐसा था नहीं. ठीक है, आर्यों का विभाजन 4 वर्णों में हो गया था, जबकि ऋग्वेदिक के अंदर जो विभाजन था वो 3 स्तर पर था. कैसे, पुरोहित वर्ग पर था. एक तो वर्ग था पुरोहित. ठीक है, फिर आया था हमारा क्षत्रिय और लास्ट वाला था हमारा जनसामान्य, है ना. तो ये 3 वर्ण थे ऋग्वैदिक काल के अंदर. लेकिन ये अब किस में आ गए, इसमें कितने आ गए, 4. ब्राह्मण आ गए, क्षत्रिय आ गए, वैश्य आ गए और शूद्र आ गए. लेकिन इस काल के अंदर ऐसा नहीं है कि शूद्रों की स्थिति खराब थी. इस काल के अंदर शूद्रों की स्थिति सूत्र काल से बेहतर थी. ठीक है, जब हम सूत्र काल को समझेंगे तब बता दिया जाएगा. ठीक है, तो सूत्र काल के अंदर शूद्रों की स्थिति अच्छी नहीं थी, क्योंकि उस काल के अंदर शूद्रों के संपर्क से परहेज किया जाता था. लेकिन उत्तर वैदिक समाज के अंदर ऐसा कुछ नहीं था. ठीक है, संपर्क से परहेज नहीं किया जाता था उत्तर वैदिक काल में. इस काल में जो संयुक्त परिवार कैसा होता था, पितृसत्तात्मक परिवार होता था. ठीक है, तो पितृसत्तात्मक परिवार है तो परिवार के जो मुखिया हैं वो भी कैसे होंगे, पुरुष होंगे. ठीक है, और पुरुष होंगे या फिर पिता होंगे या बड़े भाई होंगे, जैसा कि हमने समझा था वैसा ही. लेकिन वो जो मुखिया थे उनकी अब जो स्थिति थी वो मजबूत हो गई थी. पहले भी मजबूत थी, लेकिन थोड़ा हस्तक्षेप करने का स्त्रियों को अधिकार था. लेकिन अब यहाँ पर मुखिया की स्थिति और भी ज़्यादा मजबूत हो गई. उनके निर्णय और उनके जो अधिकार थे वो अक्षुण्ण हो गए, बढ़ गए. उन्हें अपने संतान को क्या करने के अधिकार मिल गया, बेचने का अधिकार मिल गया और घरों से निकालने का अधिकार मिल गया. ठीक है, अब क्या, पिता अगर कोई संतान गलती करेगी या तो संतान को बेच देंगे या फिर उसको घर से निकाल देंगे. यहां तक का अधिकार प्राप्त हो गया था उत्तर वैदिक काल के अंदर. ठीक है, उदाहरण के लिए ऐत्रेय ब्राह्मण के उदाहरण को लिया जा सकता है. अगर हमें कोई एग्जांपल देखना है तो ऐत्रेय ब्राह्मण के अंदर एक उदाहरण दिया गया है कि अजिगर्त ने, ठीक है, अजिगर्त एक मुखिया है जिन्होंने अपने पुत्र शुनशेप को 100 गाय लेकर बलि की निमित्त बेच दिया. ठीक है, बलि क्या था, बलि था कर, उस वक्त दिया जाने वाला कर, स्वैच्छिक कर. तो बलि की निमित्त बेच दिया था किसे, शनुशेप को 100 गाय लेकर. आई होप ये पॉइंट समझ आ गया होगा. अथवा विश्वामित्र ने अपने 50 पुत्रों को आज्ञा ना मानने के अपराध में घर से निकाल दिया था. तो ये परिवार के मुखिया की सुदृढ़ स्थिति थी जो हमें उत्तर वैदिक काल में देखने को मिल रही है. इस उदाहरण के बावजूद क्या कहा जाता है कि पिता का जो रवैया था अपने परिवार के प्रति वो हमेशा कैसा था, मृदुतापूर्ण ही रहा था. इस काल में स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार प्राप्त था. तो कौन कौन सी स्त्रियां हैं, गार्गी और मैत्रेयी. इससे पहले हमने देखी थी 2 महिलाएं, तो आप मुझे शायद उसका नाम बता सकते हैं जिनको हमने कहा था कि ये इस काल की कौन हुई है, ऋषि मुनि हुई है जिन्होंने क्या की है, ऋचाएं लिखी हैं. ठीक है, ऋचाओं का श्रेय मिला है. ठीक है, ऋग्वेदिक के अंदर 2 थी विद्वा क्या बोलते हैं उनको, विदुषियां. ठीक है, अपाला घोष थी, एक तो थी अपाला घोष, अपाला, और दूसरी थी घोष. ठीक है, इनका तो एग्जाम्पल हमें मिल रहा है ऋग्वेद में. ठीक है, और ये जो हमारी गार्गी और मैत्रेयी है, ये भी इनका एग्जाम्पल से हमें क्या पता चलता है कि उस वक्त स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार प्राप्त था. वयस्क विवाह भी प्रचलन था. तो वयस्क विवाह जैसे कि बाल विवाह नहीं होते थे, तो वही सिस्टम पहले वाला चल रहा था. विधवा विवाह भी चल रही थी और नियोग प्रथा मैंने कल समझा दी थी. ठीक है, अब क्या हो गया था, अंतर जातीय विवाह जो थे वो सामान्य रूप से प्रचलन में थे. ठीक है, आई होप ये समझ आ गया होगा आपको. ठीक है, अंतर जातीय विवाह जो थे सामान्य रूप से प्रचलन थे, अपनी जातियों के अंदर विवाह करना प्रचलित था. इस काल में सामाजिक जीवन में सबसे उल्लेखनीय तथ्य यह है कि अब वर्णों में जटिलता आनी शुरू हो गई. अब जो वर्ण थे पहले तो
जैसे क्षत्रिय है वो पुरोहित वाला काम भी कर लेते थे, और जो पुरोहित थे वो क्षत्रिय वाला काम भी कर लेते, लेकिन अब जो वर्ण थे उनके अंदर जटिलता आने लग गई थी। ठीक है, कैसे कैसे आने लगी थी? अब जो धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में विभेद करने लगे थे, किसके आधार पर? वर्णों के आधार पर। ठीक है, कैसे? तो जो शतपथ ब्राह्मण है, इससे पहले हमने कौन सा ब्राह्मण देखा था? ऐतरेय ब्राह्मण देखा था। ठीक है, जिसके अंदर किसके बारे में चर्चा मिल रही थी? हाँ, उदाहरण देखे थे हमने पिता के रवैया के बारे में, परिवार के मुखिया के जो रवैया था उसके बारे में एग्जाम्पल देखे थे। लेकिन जो शतपथ ब्राह्मण है, ग्रंथ है, उसमें 4 वर्णों की अंत्येष्टि के लिए 4 प्रकार के टीलों का उल्लेख मिलता है हमें। ठीक है, 4 प्रकार के वर्णों के लिए अलग अलग टीलों का उल्लेख मिलता है। इस संबंधन अब संबोधन का ढंग भी अलग हो गया था, मतलब कि बुलाने के लिए अगर ब्राह्मण को बुलाना है तो हम कैसे बुलाएंगे? ठीक है, तू करके बुलाएंगे या आप करके बुलाएंगे? ठीक है, उसको करके बुलाएंगे या उनको करके बुलाएंगे, है ना? इधर आ या फिर आप इधर आइए या आइए प्रस्थान कीजिए, ऐसे करके बुलाएंगे। संबोधन के तरीके क्या हो गए थे? अब अलग अलग होने लगे थे। जैसे ब्राह्मण को क्या कहा जाता था? ब्राह्मण को कहा जाता था ए ही कहा जाता था बुलाने के लिए, मतलब आइए। ब्राह्मण को कहते थे आइए, और क्षत्रिय के लिए बोलते थे आघी मतलब आओ। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं ना? ब्राह्मण को बुलाना है तो ए ही यानी आइए, क्षत्रिय के लिए आगी यानी आओ, वैश्य के लिए आदर्व जो जिसका मतलब है जल्दी आओ, शूद्र के लिए आधव्य दौड़ कर आओ। तो इससे क्या पता चलता है कि वर्णों के अंदर जटिलता आनी शुरू हो गई थी। अब उनके क्या है, शूद्र को बता दिया गया था कि अब तुम्हारा काम यही है, यही आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो कहाँ से पता चल रहा है ये हमें? शतपथ ब्राह्मण से, ठीक है, पता चलता है। समाज में अनेक धार्मिक श्रेणियों का उदय हुआ जो कठोर होकर विभिन्न जातियों में क्या होने लगी? बदलने लगे। और भी धार्मिक श्रेणियां बनने लग गई, जैसे कि अभी देख लिया ना हमने, ब्राह्मण देख लिए, क्षत्रिय देख लिए, वैश्य हो गए, शूद्र हो गए। इनके अंदर क्या होने लग गया? और धार्मिक श्रेणियों का उदय होने लग गया, और क्या बन गई? ये अब जातियां बन गई। ठीक है, आई होप ये पॉइंट आपको समझ आने लग गया। ये थी समाज की कंडीशन वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, जाति व्यवस्था के उदय के होने के बाद कुछ सामाजिक प्रथाओं का भी विकास होने लग गया। ठीक है, कैसे? गोत्र शब्द का अर्थ क्या होता है? गोष्ठ होता है, अथवा वह स्थान जहाँ समूचे कुल यानी पूरे परिवार के गोधन को एक साथ रखा जाता हो। बाद में इसका यूज गोत्र का क्या यूज करने लग गया? जो नाम के पीछे गोत्र लगाते हैं ना, है ना, जैसे शर्मा हो गया, है ना, तो ये गोत्र वगैरह लगने लगे। किस लिए करने लगे? अब मूल पुरुष के वंशज के रूप में लगाया जाने लगे। जैसे अब जिसके पिताजी का जो गोत्र है वही उसके बेटे का और वही उसकी बेटी का गोत्र होगा, है ना। तो आई होप ये समझ गए कि पहले तो गोत्र को कहा जाता था गोष्ठ। पहले गोत्र का अर्थ क्या होता था? गोष्ठ होता था। गोष्ठ मतलब वो जगह जहाँ पर पूरे परिवार की गायों को बांधा जाता था। लेकिन अब बाद में आगे चल के क्या करने लगे? जो मूल पुरुष है उसके जो वंशज है उनके वंशज के रूप में दिया जाने वाला शब्द है। ठीक है, उत्तर वैदिक काल के ग्रंथों में हमें 4 आश्रमों के बारे में जानकारी मिलती है। तो वो 4 आश्रम कौन कौन से हैं? ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ठीक है, तो 4 आश्रम हैं। ब्रह्मचार्य आश्रम, तो ब्रह्मचर्य आश्रम में क्या होता है? इसके अंदर परिवार वाले अपने बच्चों को गुरुकुल में, ठीक है, शिक्षा लेने के लिए भेजते हैं 25 साल तक। ठीक है, आई होप ये पॉइंट आपको समझ आ रहा होगा। 25 साल तक ब्रह्मचर्य शिक्षा लेने के लिए गुरुकुल में भेजते हैं। ठीक है, तो ब्रह्मचर्य आश्रम वो होता है और बच्चे वहीं रहते हैं। उसके बाद में आ गया गृहस्थ। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते रहते ही वो गृहस्थ आश्रम के बारे में शिक्षा ले लेते हैं बच्चे, यानी जब वो घर वापस आते हैं उनकी शादी कर देते हैं। ठीक है, और 25 से लेकर 50 साल तक वो गृहस्थ आश्रम में यानी अपने घर में रहते हैं। ठीक है, अपने व्यवसाय, अपने परिवार को संभालने का जिम्मा पूरा करते हैं गृहस्थ आश्रम में। ठीक है, और उसके बाद में आता है वानप्रस्थ। फिर आता है 50 से 75 वर्ष की आयु के अंदर ये आता है वानप्रस्थ, जिसके वान से पता ही चल रहा है वन वाला। ठीक है, वन वाले आश्रम जहां पर क्या करते हैं लोग? तपस्या करते हैं जाके। ठीक है, जो 50 से 75 वर्ष की आयु में आ जाते हैं अपने परिवार को छोड़कर तपस्या करने लग जाते हैं। ठीक है, देखो ये भी 2 प्रकार के होते हैं, तापस वानप्रस्थी और तापस वानप्रस्थी होते हैं एक तो, और दूसरे होते हैं सन्यासी। ठीक है,
सन्यासी, वानप्रस्थी, वानप्रस्थी। ठीक है, देखो ये जो तापसी वानप्रस्थी होते हैं ना, जो वानप्रस्थी वन में रहकर वो अपने बारे में मतलब कि पढ़ाई करते हैं, अध्ययन करते हैं, स्वयं के बारे में अध्ययन करते हैं और वेदों के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, और जो सन्यासी होते हैं वो सिर्फ ईश्वर की क्या करते हैं, ईश्वर के, वो क्या बोलते हैं उसे, ईश्वर की आराधना करते रहते हैं। ठीक है, उसे बोलते हैं सन्यासिक वानप्रस्थ। ठीक है, तो आगे चलकर इसको सन्यास आश्रम, तो सन्यास आश्रम में भी सन्यासिक वानप्रस्थी वाला ही सिस्टम चलता रहता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। 4 प्रकार के आश्रम मिल रहे हैं हमें, कहाँ पर, वैदिकोत्तर ग्रंथों में, जो वैदिक काल के बाद के जो ग्रंथ थे उससे हमें पता चल रहा है 4 आश्रमों के बारे में, ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ठीक है, तो मैंने ये समझा दिया आपको। परंतु उत्तर वैदिक काल में चौथे आश्रम की अभी स्पष्ट रूप से स्थापना नहीं हुई थी। अब जो ये संन्यास आश्रम है ना, उसके बारे में क्लियर रूप से नहीं बताया गया था। ठीक है, इसकी पूरी तरीके से स्थापना हुई नहीं थी अभी, किसकी, संन्यास आश्रम की, ये आगे चलकर होगी। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। जो बात आपको ना समझ आए आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर, जय हिंद।